हम्म अम, सोचिए, अगर जब हम किसी बीमारी की बात करते हैं ना, तो एक तरह की सटीकता की उम्मीद होती है। जैसे अगर हाथ की हड्डी टूट जाए तो एक्सरे में एक साफ सफेद लकीर दिख जाती है। डॉक्टर बस उसकी तरफ इशारा करके कह सकता है कि यहाँ दिक्कत है, इसे ठीक करना है। हाँ, बिल्कुल। और ऐसी बाइनरी स्थितियां काफी आरामदायक होती है ना, या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। एक सॉलिड कारण होता है और एक निश्चित इलाज। एग्जैक्टली exactly. लेकिन जब हम एक पूरे राज्य के प्रशासनिक और सामाजिक सिस्टम के ध्वस्त होने की स्थिति को देखते हैं ना, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। वहां कोई एक सफेद लकीर नहीं होती। सही बात है। पूरी तस्वीर बेहद धुंधली और उलझी भी होती है। हाँ, और आज की इस गहरी चर्चा का विषय एक ऐसी ही भयावह स्थिति पर आधारित है। आज हम जिस रिपोर्ट की परतें खोल रहे हैं उसने पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। इस रिपोर्ट का नाम है एनाटॉमी ऑफ अ फ्रैक्चर्ड स्टेट, द मणिपुर क्राइसिस 2023 टू 2026। ये रिपोर्ट वाकई काफी शॉकिंग है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सोर्सेस दिखाते हैं कि मणिपुर में जो हुआ वो सिर्फ अचानक भड़की हुई कोई आम झड़प नहीं थी, बल्कि कानून, भूगोल और बड़े कॉरपोरेट इंटरेस्ट का एक बहुत ही जटिल मकड़ा जाल था। और इसी मकड़जाल को समझने के लिए आज हमारा उद्देश्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि जमीन पर क्या हुआ। आंकड़े तो खबरों में रोज ही आते हैं। राइट। उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये समझना है कि ये सब क्यों हुआ। एक पूरा राज्य अपने ही नागरिकों की सुरक्षा करने में कैसे फेल हो जाता है, और इसके पीछे के बड़े पैटर्न्स क्या हैं। बिल्कुल। पर चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने सुनने वालों को एक बात पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। इस विश्लेषण का उद्देश्य किसी भी पक्ष को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये पॉइंट क्लियर करना बहुत जरूरी है। आज जिन सोर्सेस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों से जुड़ी हाईली पॉलिटिकल बातें शामिल हैं। पर यहाँ हमारा काम किसी एक विचारधारा का समर्थन करना या किसी को नैतिक ज्ञान देना नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ इन सोर्सेज में दी गई जानकारी और तथ्यों को एक निष्पक्ष रूप से आप सबके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। एकदम निष्पक्ष होकर तथ्यों पर टिके रहना वाकई जरूरी है, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत किसी अचानक गुस्से से नहीं हुई थी। इसकी नींव मणिपुर के भूगोल में, यानी वहां की ज्योग्राफी में बरसों से छुपी हुई थी। प्रतिशत लोग एक छोटे से 10% हिस्से वाले कमरे में बंद हैं। अच्छा। और बाकी जो 40% लोग हैं वो बाहर के 90% आंगन में फैल कर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, कानून ये तय करता है कि उस कमरे वाले लोग आंगन में जाकर बस नहीं सकते। ये एनालॉजी जमीनी हकीकत को बहुत ही सटीक ढंग से पेश करती है। जो 10% हिस्से वाला कमरा है ना, वो दरअसल इम्फाल वैली है। ओके। यहाँ मेती समुदाय रहता है, जो राज्य की आबादी का लगभग 53.5% है और मुख्यतः हिंदू हैं। मणिपुर की 60 असेंबली सीट्स में से 40 सीट्स इन्हीं के कंट्रोल में आती हैं। तो मतलब इनका पॉलिटिकल डोमिनेंस हमेशा बना रहता है। एग्जैक्टली। दूसरी तरफ जो 90% आंगन है वो वहां के पहाड़ी इलाके हैं, यानी हिल डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ कुकीजो और नागा आदिवासी जनजातियां रहती हैं, जो मुख्यतः ईसाई हैं और आबादी का करीब 40% हिस्सा बनाते हैं। वेट एक सेकेंड, तो कानून खुद देश के नागरिकों को एक ही राज्य में आपस में मिलने या जमीन लेने से रोक रहा है? ऐसा क्यों? स्थिति का सबसे दिलचस्प और जटिल हिस्सा यही है। इस भौगोलिक दीवार का मूल आधार 1960 का लैंड रेवेन्यू एक्ट है, खासकर इसका सेक्शन 158। और ये एक्ट क्या कहता है? ये कानून मेती समुदाय को पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदने से सख्ती से रोकता है। इसका शुरुआती मकसद तो आदिवासियों की पैतृक जमीन और उनके कल्चर को बाहरी दखल से बचाना था, जो कि लॉजिकली ठीक लगता है शुरुआत में। हाँ, लेकिन समय के साथ इस एक कानून ने मेती लोगों के अंदर एक गहरी इनसिक्योरिटी पैदा कर दी। उन्हें लगने लगा कि आबादी बढ़ रही है और वो एक छोटी सी घाटी में सिमट कर रह गए हैं। ओह, आई सी। और इस इनसिक्योरिटी को और हवा तब मिली जब मेती सोशियो पॉलिटिकल ग्रुप्स ने पड़ोसी देश म्यांमार से आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा जोर शोर से उठाया। रिपोर्ट बताती है कि आबादी का ग्रोथ रेट अचानक 24.5% तक पहुंच गया था। बिल्कुल, जिसके बाद उन्होंने एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की मांग शुरू कर दी। वही दूसरी तरफ पहाड़ी ट्राइब्स, खासकर कुकी लोगों को लगने लगा कि राज्य की सरकार उनके खिलाफ इसी प्रशासनिक सिस्टम का एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। कैसे? सरकार क्या कर रही थी वहां? सरकार ने कुकी जनजातियों पर पॉपी कल्टीवेटर्स यानी अफीम की खेती करने वाले और एनक्रोचर्स होने का थप्पा लगाना शुरू कर दिया। उन्हें उनके इलाकों से बेदखल करने की कोशिशें शुरू हो गई। बाप रे!
तो दोनों ही तरफ एक दूसरे को खत्म कर देने का डर बैठ चुका था। ओके, लेट्स अनपैक दिस अ बिट। अगर आबादी और भूगोल का दबाव बारूद की तरह इकट्ठा हो रहा था, तो उसे सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत थी, जो एक कानूनी आदेश के रूप में आई। हाँ, और वो चिंगारी बहुत भयानक थी। पर मेरा एक सवाल है। आमतौर पर हम देखते हैं कि किसी समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी स्टेटस मिलना सिर्फ सरकारी नौकरियों और आरक्षण का मुद्दा होता है। तो कुकी-ज़ो कम्युनिटीज ने मेती समुदाय की इस एसटी मांग को अपने अस्तित्व पर खतरा क्यों मान लिया? क्योंकि ये मुद्दा कभी नौकरियों का था ही नहीं। इनके डर का मूल कारण भूगोल था, जमीन थी। अच्छा, एसटी स्टेटस मिलने का सीधा अर्थ ये था कि 1960 के लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो सुरक्षा पहाड़ी जनजातियों को मिली हुई थी, वो रातों रात खत्म हो जाती। आई सी। और तो पहाड़ी लोगों को लगा कि उनकी बची हुई जमीन उनसे छीन ली जाएगी। एग्जैक्टली। और यही डर उस वक्त आग बन गया जब 20 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दिया कि वो मेती समुदाय की एसटी डिमांड को तत्काल प्रभाव से कंसिडर करे। और इसी आदेश ने उस बारूद में आग लगा दी। मैं पढ़ रही थी कि 3 मई 2023 को ATSUM ने एक ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च निकाला था। हाँ, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर में। राइट। शुरुआत में ये एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन था, पर तभी खबर आई कि किसी ने एंग्लो कुकी वॉर सेंचुरी गेट को आग लगा दी है। उसके बाद तो जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। पूरी स्टेट मशीनरी ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि राज्य की पुलिस लाइन ही एथनिक आधार पर टूट गई। वेट, पुलिस अपनी ड्यूटी छोड़कर भाग गई? या तो भाग गए या फिर अपने अपने समुदाय की भीड़ के साथ हिंसा में शामिल हो गए, जिसका सबसे भयावह उदाहरण चुराचांदपुर के कुकी एमएलए वुंजाजुगिन वॉल्टर पर हुआ हमला था। एक चुने हुए प्रतिनिधि को भीड़ ने इतनी बुरी तरह पीटा कि वो कोमा में चले गए और 2026 में उनकी मौत हो गई। ये सच में दिल दहलाने वाला है। ये सिर्फ हिंसा नहीं थी, ये उस विश्वास का टूटना था जो नागरिक एक सरकार पर करते हैं। और जब सरकार, पुलिस और प्रशासन फेल हो जाते हैं तो एक पावर वैक्यूम बन जाता है। और उस खाली जगह को कौन भरता है? प्राइवेट हथियारबंद गिरोह, जिन्हें हम मिलिशियस कहते हैं। सोर्सेज इस फेज को हिंसा का निजीकरण कहते हैं। प्राइवेटाइजेशन ऑफ वायलेंस, ये बहुत खतरनाक टर्म है। इस पावर वैक्यूम में राज्य 2 भागों में बंट गया। हालात इतने खराब हो गए कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे सीआरपीएफ और आसाम राइफल्स को जमीन पर हेवीली मिलिटराइज्ड बफर जोन्स बनाने पड़े, जिन्होंने राज्य को पूरी तरह 2 हिस्सों में काट दिया। एक तरफ मेइतेई समुदाय और दूसरी तरफ कुकी-ज़ो। पर इन बफर जोन्स के बावजूद ताकत सरकार के हाथ में नहीं थी। मैं सोर्सेज में जनवरी 2024 की एक घटना पढ़ रही थी और सच कहूं तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो कांगला फोर्ट का इंसिडेंट। हाँ, वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये किसी हॉलीवुड मूवी का सीन लगता है। कांगला फोर्ट राज्य का एक ऐतिहासिक स्थान है। वहां अरम्बाई तेंगोल नाम की एक मेइतेई मिलिशिया ने, जिसके लगभग 60,000 मेंबर्स बताए जाते हैं। 60,000 मेंबर्स, सोचिए। उन्होंने स्टेट के चुने हुए एमएलएज और यहां तक कि चीफ मिनिस्टर को बुलाया और उन्हें हथियारों के जोर पर एक प्लेज पर साइन करने पर मजबूर कर दिया। ये साफ दिखाता है कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस पूरी तरह कैपिचुलेट कर चुके थे। बिल्कुल, और ये इम्प्लिसिट पॉलिटिकल पैटर्नेज के बिना संभव नहीं है। पर हमें तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखना होगा। हिंसा का निजीकरण दोनों तरफ हुआ था। दूसरी तरफ क्या हो रहा था? पहाड़ी इलाकों में कुकी-ज़ोमा आर्म्ड ग्रुप्स भी पीछे नहीं थे। एक खास ग्रुप है UKNA, यानी यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी। यहाँ एक टेक्निकल पॉइंट है। आमतौर पर इंसर्जेंट ग्रुप्स सरकार के साथ एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस यानी SOO अग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसमें वो शांति से रहने का वादा करते हैं, राइट? हाँ, पर UKNA ने ये SOO अग्रीमेंट साइन नहीं किया था। वो लोग क्रॉस बॉर्डर आर्म्स स्मगलिंग कर रहे थे और एडवांस ड्रोन से हमले कर रहे थे। आखिरकार असम राइफल्स को अक्टूबर 2025 में ऑपरेशन सोंगकोट चलाकर इनके कमांडर्स को पकड़ना पड़ा। और इस सब राजनीति और मिलिशियाज की ताकत के बीच आम जनता इन बफर जोन्स के बीच एक ऐसी त्रासदी झेल रही थी जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। हम यहाँ एक बहुत बड़े मानवीय संकट की बात कर रहे हैं। एकदम सही। आंकड़े देखिए, 260 से ज्यादा मौतें, 60,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस्ड, 4,700 घर और 500 से ज्यादा धार्मिक स्थल, जिसमें चर्चेज और टेम्पल्स दोनों शामिल थे, जला दिए गए। 361 रिलीफ कैंप्स बनाए गए। पर इन कैंप्स के अंदर भी एक बहुत गहरा भेदभाव था।
ये बहुत कम लोग जानते हैं। कैसा भेदभाव? इम्फाल घाटी में जो कैंप्स थे वहां गवर्नमेंट रेशंस थे, पर बफर जोन के उस पार पहाड़ी इलाकों में कैंप सिर्फ लोकल चर्च और आम लोगों के डोनेशंस के भरोसे चल रहे थे। वहां पीने के साफ पानी तक का इंतजाम नहीं था। माय गॉड! और हेल्थ केयर सिस्टम तो पूरी तरह ध्वस्त हो चुका था। सोर्सेज में लेहोइजो नामक एक 43 साल की कुकी महिला का उदाहरण है। हाँ, जिनकी मौरे में मौत हो गई थी। एग्जैक्टली उन्हें टीबी था और उन्हें इलाज के लिए इम्फाल वैली के एडवांस्ड अस्पतालों में आने की इजाजत ही नहीं मिली। और सोचिए, इन खतरनाक कैंप्स में लगभग 544 बच्चों ने जन्म लिया। और इसी त्रासदी के बीच सरकार ने एक बहुत कंट्रोवर्शियल आदेश दिया। उन्होंने आदेश दिया कि दिसंबर 2025 तक सभी टेम्पररी रिलीफ कैंप्स बंद कर दिए जाएंगे। वेट, क्या? अगर स्थिति इतनी खराब थी तो सरकार ने कैंप्स बंद करने का आदेश क्यों दिया, जबकि लोगों के पास वापस लौटने के लिए सुरक्षित घर ही नहीं थे? सरकार ने 124 करोड़ रुपए के फंड और पीएमए-वाईजी के तहत 7,000 नए घर बनाने का हवाला दिया, पर डिस्प्लेस्ड लोगों ने इसका कड़ी शब्दों में विरोध किया। वो वापस कैसे जाते जब वहां सुरक्षा ही नहीं थी? ये तो बस जख्मों पे नमक छिड़कने जैसा था। अब यहाँ पर मामला वाकई बहुत गहरा हो जाता है। इस पूरी तबाही के बीच एक और बड़ा सवाल उठता है। कौन सा सवाल? देश का सबसे बड़ा नेतृत्व यानी प्राइम मिनिस्टर लगभग 27 महीने तक इस मुद्दे से इतनी दूर क्यों रहा? Here's where it gets really interesting. Sources कहते हैं कि ये कोई भूल नहीं, बल्कि एक कैलकुलेटेड रियल पॉलिटिक थी। बिल्कुल। रिपोर्ट इस अनुपस्थिति को समझने के लिए 6 फैक्टर्स बताती है। 2027 में इलेक्शंस होना, सिर्फ 2 लोकसभा सीट्स का होना, आरएसएस का मेताई बेस, एक इलीगल ड्रग इकोनॉमी, बॉर्डर फेंसिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स, और सबसे बड़ा मुद्दा कॉर्पोरेट एक्सट्रैक्टिव इंटरेस्ट्स, है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। अगस्त 2021 का नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम इसका एक बड़ा हिस्सा है। मणिपुर में 66,652 हेक्टेयर जमीन सिर्फ पाम ऑयल के लिए आइडेंटिफाई की गई थी। बाप रे, 66,000 हेक्टेयर्स! हाँ, और अगर मेताई समुदाय को एसटी स्टेटस मिल जाता तो कॉर्पोरेट लैंड एक्विजिशन बेहद आसान हो जाता। साथ ही नए फॉरेस्ट और माइनिंग एक्ट्स के जरिए लाइमस्टोन और क्रोमाइट की माइनिंग का रास्ता साफ किया जा रहा था। अच्छा, तो इसका मतलब जो चीफ मिनिस्टर ने पॉपी कल्टीवेशन के सफाई का नैरेटिव बनाया था, वो दरअसल कुकी विलेजेस को हटाने का एक हथियार था, ताकि वहां कॉर्पोरेट्स को लाया जा सके। डाटा तो इसी तरफ इशारा करता है। पर कुकी सिविल सोसाइटी ने जनवरी 1, 2026 से पॉपी कल्टीवेशन खुद ही बंद कर दिया, ताकि स्टेट का ये बहाना ही खत्म हो सके। और पीएम का जो सितंबर 2025 का दौरा था, वो भी सिर्फ 8,500 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित था, किसी राजनीतिक समाधान पर नहीं। क्योंकि सरकार का पूरा फोकस शांति का भ्रम बनाने पर था। उन्हें लगा कि पैसा लाने और फरवरी 2026 में प्रेसिडेंट्स रूल हटाने से लोग हिंसा भूल जाएंगे। हाँ, फेब 2026 में युमनाम खेमचंद सिंह नए चीफ मिनिस्टर बने और कुकी और नागा डेप्यूटी सीएम्स बनाए गए। बाहर से सब नॉर्मल लग रहा था। पर अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये नॉर्मलसी का भ्रम 7 अप्रैल 2026 को पूरी तरह से टूट गया। क्या हुआ था 7 अप्रैल को? कि लोगों को ओपीएम के साथ पकड़ा। तो कानून और सरकार सिर्फ कागजों पर थे, ताकत अभी भी एक्स्ट्रा लीगल मिलिशियाज के पास है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर हम विश्लेषण को समेटें तो मणिपुर सिर्फ एक एथनिक लड़ाई नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा मुद्दा है। ये जमीन, कॉर्पोरेट फायदे और स्टेट के फेल होने की एक कॉम्प्लेक्स ट्रेजेडी है। जब तक स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक मुद्दे सॉल्व नहीं होंगे और मिलिशियाज का डिसआर्मामेंट नहीं होगा, शांति सिर्फ एक भ्रम रहेगी। एकदम सही कहा। जड़ में आर्थिक और भौगोलिक मुद्दे ही हैं। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आप सबको एक नए विचार के साथ छोड़ना चाहती हूँ। सोचिए, अगर दुनिया पहले ही क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है, तो इन पहाड़ी इलाकों में बचे हुए जंगलों को काटकर वहां पानी सोखने वाले पाम ऑयल के बागान लगाने का जो ये आक्रामक पुश दिया जा रहा है, क्या ये आने वाले वक्त में एक एथनिक युद्ध के ऊपर एक नए इकोलॉजिकल और वाटर वॉर को जन्म नहीं देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गहराई से सोचना चाहिए। सच में ये बहुत परेशान करने वाला विचार है। तो इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद है इन तथ्यों ने इस मुद्दे को एक नए नजरिए से समझने में मदद की होगी। अगली बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।